नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। जिला एवं तहसील न्यायालयों में 12 मार्च को आयोजित होगी नेशनल लोक अदालत। 8000 से ज्यादा मामले रखे जाएंगे लोक अदालत में। गढ़ा पुलिस ने 3 मोबाइल चोरों को किया गिरफ्तार। 4 लाख कीमत के मोबाइल जब्त। बारह मार्च 2022 को जिला एवं तहसील न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाने वाला है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पदाधिकारियों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि प्रकरणों के निराकरण के लिए कुल 72 खंडपीठों का गठन किया गया है, जिनमें सिविल, आपराधिक, चेक बाउंस, विद्युत अधिनियम, जलकर, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा, श्रमणालय, भूमि अधिग्रहण सहित 8000 प्रकरणों को सुनवाई के लिए रखा जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पदाधिकारियों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि 12 मार्च 2022 को जिला न्यायालयों एवं तहसील न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा। इसमें 8000 से ज्यादा मामले सुनवाई के लिए रखे जाएंगे। साथ ही 20,634 प्री लिटिगेशन के मामले भी रेफर किए गए हैं। इन सारे मामलों की सुनवाई हेतु 72 खंडपीठों का गठन जिला स्तर पर और तहसील स्तर पर किया गया है, जिनमें इन सारे मामलों में समझौते के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। हम लोक अदालत के आयोजन की जानकारी घर घर तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए हमने नगर निगम की कचरा गाड़ियों में बैनर बंधवाने और जिंगल चलवाने का प्रयास किया है। इसके अलावा जो विद्युत मंडल की गाड़ियां गांव में जाती हैं घर घर बिजली वगैरह ठीक करने के लिए, उनमें भी हमने बैनर बंधवाए हैं। इसके अलावा और भी जो अन्य माध्यम है उससे प्रचार प्रसार किया जा रहा है। यदि लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण निपटते हैं तो लोगों के बीच, पक्षकारों के बीच में वैमनस्यता समाप्त होती है। सिविल मामलों में उनकी कोर्ट फीस वापस हो जाती है और पक्षकारों का बहुत सारा समय और धन दोनों बच जाता है। लोक अदालत के फायदे बताते हुए सचिव मनीष सिंह ने कहा कि लोक अदालत में दोनों पक्षों की जीत होती है और वैमनस्य समाप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त सिविल मामलों में कोर्ट फीस भी वापस हो जाती है। साथ ही विद्युत मंडल, नगर निगम एवं बैंक संबंधी मामलों में विशेष छूट भी प्रदान की जाती है। नगर निगम मुख्यालय सहित सभी 16 जोन कार्यालयों में 12 मार्च को नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा। इसके लिए 47,217 बकायादारों को नोटिस जारी किए गए हैं। बकायादारों पर करीब 122 करोड़ रुपए बकाया है। बकायादारों को 24 करोड़ रुपए अधिभार छूट का लाभ मिल सकता है। 12 मार्च को नेशनल लोक अदालत का आयोजन नगर निगम में भी होगा। इसके लिए नगर निगम के राजस्व विभाग ने तैयारियां कर ली हैं। बकायादारों को नोटिस जारी किए गए हैं। नेशनल लोक अदालत में अधिभार में छूट का प्रावधान रहता है, जिसका लाभ टैक्स जमा करने वालों को मिल सकता है। अधिकारी उम्मीद जता रहे हैं कि 5-6 हजार बकायादार इस अवसर पर लाभ उठाकर टैक्स जमा कर सकते हैं। नगर निगम के खजाने में 5 से 6 करोड़ रुपए जमा होने की उम्मीद है। दिनांक 12 मार्च 2022 शनिवार के दिन लोक अदालत का आयोजन नगर निगम के सभी संभागीय कार्यालय एवं मुख्यालय में किया जाएगा, जिसमें संपत्ति कर, जल शुल्क, डोर टू डोर के अधिभार में भारी छूट दी जा रही है। इसके लिए हमारे द्वारा सभी बकायादार 42,700 लोगों को मैसेज किया जा रहा है और उनको उनकी छूट की राशि का बताया भी जा रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग राशि जमा करें। इसमें हमारे को 122 करोड़ रुपए की वसूली होना है, जिसमें 24 करोड़ का अधिभार है। यदि ये लोग जमा करते हैं तो इनको भारी छूट मिलेगी और इसके लिए व्हाट्सएप से मैसेज भी किया जा रहा है और टैक्स मैसेज भी किए जा रहे हैं और घर घर पर्चे भी बंटवाए जा रहे हैं और हमारा स्टाफ सबको नोटिस भी वितरण कर रहा है। तो हमको उम्मीद है कि लोक अदालत अच्छी तरह से सफल होगी और करीब 5 से 6 करोड़ रुपया जमा होगा। नगर निगम मुख्यालय सहित सभी 16 जोन कार्यालय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुले रखे जाएंगे, ताकि करदाता आसानी से टैक्स जमा कर सके। राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जिला पंजीयन कार्यालय अवकाश के दिनों में भी खोला जा रहा है। जिला पंजीयक के अनुसार इस वित्तीय वर्ष के लिए 465 करोड़ रुपए का लक्ष्य दिया गया था और अभी तक 372 करोड़ रुपए प्राप्त हो चुके हैं। निजी पंजीयन कार्यालय में राजस्व वसूली के लक्ष्य की प्राप्ति की कवायद तेज हो गई है। वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है, लिहाजा राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अवकाश के दिन भी कार्यालय खोले जा रहे हैं। जिला पंजीयक रजनीश सोलंकी के अनुसार वित्तीय वर्ष के लिए 465 करोड़ रुपए का लक्ष्य मिला था, जिसके एवज में अभी तक 372 करोड़ रुपए आ चुके हैं। हमारा इस वित्तीय वर्ष के लिए 465 करोड़ का टारगेट था, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 372 करोड़ रुपए प्राप्त कर लिए हैं। शेष जो बचा है वो हमारा 94 करोड़ लगभग बचा है,
तो वो हम ये शेष मार्च का जो महीना है उसमें हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे और आशा है कि हम लोग लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। सर क्या स्ट्रीट वेंडर्स ने नगर निगम प्रशासन से मांग की है कि हॉकर्स जोन बनवाकर उनके लिए व्यवस्थाएं की जाएं। एक और नगर निगम द्वारा प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स योजना के तहत लोन दिलाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अतिक्रमण कार्यवाही के दौरान फुटपाथ से ठेले टपरे हटाए जा रहे हैं। ऐसे में भला गरीबों का गुजारा कैसे होगा। स्ट्रीट वेंडर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने नगर निगम अपर आयुक्त महेश कुमार कोरी एवं आयुक्त अंजू सिंह को एक पत्र सौंपकर मांग की है कि अतिक्रमण कार्यवाही के नाम पर स्ट्रीट वेंडर्स को ना खदेड़ा जाए, बल्कि उनके लिए व्यापार के लिए समुचित स्थान उपलब्ध कराया जाए ताकि बेरोजगारी की मार झेल रहे परिवारों का पालन पोषण हो सके। साथ ही नगर निगम द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स कल्याण योजना के तहत जो लोन दिलाया गया है उसे चुकाया जा सके। स्ट्रीट वेंडर्स का कहना है कि स्वच्छता सर्वेक्षण के नाम पर भी फुटपाथ से दुकानें हटाई जा रही हैं। ऐसे में गरीबों का गुजारा कैसे होगा। वहाँ से हटाए गए हैं भी प्रोजेक्ट, तो सब टपरे रख के छोटा सर ये हटाए गए हैं महात्मा गांधी जो ग्रामीण संस्थान बना हुआ है, वहाँ से लेके मिडिल स्ट्रीट वहाँ पे कम से कम 20 से 25। नगर निगम के अधिकारियों ने स्ट्रीट वेंडर्स को भरोसा दिलाया है कि जल्द ही ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि यातायात भी सुगम होगा, सड़कें साफ भी नजर आएंगी और स्ट्रीट वेंडर्स अपना व्यवसाय भी ठीक से कर सकेंगे। कुछ सड़कों के किनारे हॉकर जोन बनाए जाना तय है। नवागत कलेक्टर के द्वारा प्रशासनिक कार्यों में कसावट लाने के लिए अधिकारी कर्मचारियों को लगातार समझाइश दी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कर्मचारी अधिकारियों की लेट लतीफी का दौर जारी है। लिहाजा आवेदक अपने कामों के लिए परेशान हैं। कलेक्ट्रेट कार्यालय में आने वाले आवेदक कर्मचारी अधिकारियों की लेट लतीफी से परेशान हैं। आवेदकों का कहना है कि वो समय पर कार्यालय में नहीं पहुंचते हैं, लिहाजा उनको कई बार चक्कर काटने पड़ते हैं। उन्होंने बताया कि कर्मचारी अधिकारियों की गैर मौजूदगी का क्रम नया नहीं है, बल्कि आए दिन यही हालात बने रहते हैं। आते हैं यहाँ बैठे रहते हैं, कर्मचारी आते नहीं है, 12 बजे तक उनका वेट करना पड़ता है और प्लस कोई काम नहीं करते हैं। बोले हैं आज आओ कल आओ, ये करते हैं, वो बहाना करते हैं एक दूसरे का। कितने बजे आप आए और आपका काम नहीं हुआ? आज हम आए हैं 11 बजे, अभी कोई अधिकारी नहीं आए हैं इधर, न कर्मचारी आए हैं। 1-1.5 साल हो गई परेशान होते आते जाते। कोई बोलता है कि वोटर ID बनवाओ, कोई बोलता है कि पहले वो बनेगा फिर उसके बाद में आधार कार्ड बनेगा। अब बताइए, जाते रूम में तो कर्मचारी वगैरह नहीं मिलते आपको? अरे कोई नहीं मिलता और सब यहाँ की वहाँ बका देते। कितने बजे से आप आए हो यहाँ? हम यहाँ सवेरे 9 बजे से आए हैं। आवेदकों का कहना है कि कलेक्टर के फरमान के बाद भी अधिकारी कर्मचारियों की लेट लतीफी का क्रम जारी रहे। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री में शामिल जीसीएफ कर्मी एससी खटुआ की मौत की मिस्ट्री के मामले में एसआईटी की टीम अब तक किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। खटुआ हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने हाल ही में मध्य प्रदेश मेडिको लीगल इंस्टीट्यूट के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर बीके सतपथी ने घटना स्थल का दौरा किया था। उन्होंने पुलिस से घटना के समय लिए गए फोटोग्राफ और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी पुलिस से एकत्र किए थे, लेकिन अब तक पुलिस को उनके द्वारा जांच रिपोर्ट नहीं दी गई है। लिहाजा पुलिस रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री में शामिल जीसीएफ कर्मी एससी खटुआ की मौत का मामला 3 सालों बाद भी रहस्य के घेरे में है। इस मामले में पुलिस अब तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। जीसीएफ कर्मी एससी खटुआ की मौत का मामला हत्या से जुड़ा है या फिर आत्महत्या से, इस रहस्य से पर्दा उठाने एसआईटी की जांच जारी है। इस बीच पुलिस के आग्रह पर हाल ही में भोपाल से मेडिको लीगल इंस्टीट्यूट के पूर्व डायरेक्टर और जाने माने फॉरेंसिक एक्सपर्ट बीके सतपथी जबलपुर आए थे। उन्होंने घटना स्थल जाकर घटना का रिक्रिएशन किया और पुलिस के द्वारा घटना दिनांक को लिए गए फोटोग्राफ और अन्य दस्तावेज भी एकत्र किए गए ताकि उनकी रिपोर्ट से इस मामले के किसी निष्कर्ष तक पहुंचा जा सके, लेकिन अब तक पुलिस को उनकी जांच रिपोर्ट भी प्राप्त नहीं हुई है। हालांकि पुलिस इस मामले की विवेचना में जुटी हुई है। इस पूरे केस की मॉनिटरिंग भी हाईकोर्ट कर रहा है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट के द्वारा इस सीन ऑफ क्राइम का विजिट किया गया था और उनको अन्य पेपर भी परीक्षण के लिए दिए गए थे। उसकी जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। और इसके साथ ये बताना चाहूँगा कि कुछ लोगों के स्टेटमेंट और होने हैं, उन अधिकारियों के स्टेटमेंट होने हैं जो कि इस धनुष की
तोप की खरीदी प्रक्रिया के संबंधित खरीदी प्रक्रिया में लोग शामिल थे और कुछ मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। उस मोबाइल की जांच रिपोर्ट भी अभी तक नहीं मिली है। इधर एसआईटी बहुचर्चित खटुआ हत्याकांड की जांच तेज करने का दावा कर चुकी है। एसआईटी के अधिकारियों का कहना है कि मामले में कई संदेहियों के मोबाइल जब्त किए गए हैं। इन संदेहियों के मोबाइलों को जांच के लिए भेजा गया है। पुलिस को मोबाइलों की जांच रिपोर्ट का भी इंतजार है ताकि कोई साक्ष्य और तथ्य सामने आ सके। पुलिस इस केस में हर एंगल से हर दिशा में काम कर रही है। पुलिस के पास जो भी लीड मिलती है उस लीड पे वो काम करती है। चाहे अगर हमने जिस संदेही का स्टेटमेंट लिया है, अगर हमने उसका मोबाइल जब्त किया हुआ है और अभी उसकी मोबाइल की रिपोर्ट नहीं आई है और कुछ की आ गई है, तो उस मोबाइल में क्या पाया गया, अगर उसमें कुछ ऐसा मैसेज या उसके गूगल इंटरनेट पे क्या सर्च किया गया, ऐसी कुछ चीज़ें प्राप्त होती हैं, या कौन कहाँ गया, किससे मिला, किससे क्या बात हुई और कब कौन कहाँ पर था, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर कि हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचे हैं। हर दिशा में हमारी इन्वेस्टिगेशन खुली हुई है और जैसा भी हमें एविडेंस आएगा और जो भी हमें निष्कर्ष की ओर लेकर जाएगा वैसा हम करेंगे। जीसीएफ कर्मी शरद चंद खटुआ देश की पहली स्वदेशी आर्टिलरी गन धनुष में चाइनीज बेरिंग लगाए जाने से जुड़े मामले में सीबीआई जांच में घिरा था। इस मामले में 5 जनवरी 2019 को सीबीआई ने खटुआ के घर में दबिश दी थी और उसका मोबाइल और कंप्यूटर हार्ड डिस्क जब्त की गई थी। इस मामले में 17 जनवरी को बयान दर्ज कराने उसे दिल्ली तलब किया गया था, लेकिन उसके बाद लापता हुए एससी खटुआ का शव 5 फरवरी 2019 को पाट बाबा के पास पहाड़ियों में बनी खो में मिला था और तब से लेकर आज तक ये मामला पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। जीसीएफ कर्मी एससी खटुआ की मौत के बाद पुलिस को घटनास्थल से कुछ फटे कागजात मिले थे, जिसके बाद ऐसी चर्चा थी कि धनुष तोप बेरिंग खरीदी मामले की जांच के दौरान सीबीआई को जीसीएफ में किसी बड़े घोटाले की जानकारी मिली थी। इसमें फैक्ट्री के 3 बड़े अधिकारियों की संलिप्तता होने की चर्चा भी सरगर्म थी। ऐसा कहा जा रहा था कि खटुआ को इस घोटाले की जानकारी थी। सदर निवासी एक युवती के साथ उसके दोस्त ने ही छेड़खानी कर दी और जातिगत रूप से भी अपमानित किया। एम्पायर टॉकीज के पास हुई इस घटना की रिपोर्ट सिविल लाइन थाने में दर्ज हुई है। सदर में रहने वाली स्मिता रानी के साथ उसके दोस्त अंशुल नामदेव ने एम्पायर टॉकीज के पास बीच रास्ते में छेड़खानी कर दी। इस घटना के बाद युवती ने सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस के अनुसार स्मिता और अंशुल दोनों दोस्त थे और कुछ समय से उनकी बातचीत बंद है, लिहाजा अंशुल उसे परेशान कर रहा था। जो लियो कंपाउंड सदर में रहती है, उसके पड़ोस में रहने वाला अंशुल नामदेव, उससे उसकी पहले दोस्ती थी, जो अब वर्तमान में पीड़िता उसके साथ दोस्ती करना नहीं चाहती। वो अपनी कोचिंग के लिए जा रही थी तो रास्ते में उसे लड़का मिला और उससे बात करने के लिए जबरदस्ती करने लगा और उसका हाथ पकड़ा, तो जिसकी रिपोर्ट प्रार्थी ने कराई और प्रार्थिया ST/SC की है, तो उसने प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अंशुल की तलाश शुरू कर दी है। चोरी के आरोप में गिरफ्तार हो चुका कोरियर कंपनी का कर्मचारी जेल से छूटने के बाद एक बार फिर से अपने 2 साथियों के साथ मिलकर गढ़ा क्षेत्र में चोरी के मोबाइल बेचने की फिराक में था, लेकिन गढ़ा पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। गढ़ा थाना प्रभारी राकेश तिवारी ने बताया कि पसनहारी की मढ़िया के पास कुंडम निवासी दीपक मरावी, हनुमान ताल निवासी सुनील और ओमती निवासी छोटू सेन चोरी के मोबाइल बेचने की फिराक में खड़े थे, लेकिन मुखबिर की सूचना पर उन्हें दबोच लिया गया और उनके पास से 4 लाख रुपए कीमत के नए मोबाइल जब्त किए गए हैं। गौरतलब है कि दीपक मरावी कोरियर कंपनी का कर्मचारी था और कोरियर में आने वाले मोबाइल के बॉक्स चोरी करने के मामले में गिरफ्तार हो चुका था। मुखबिर की सूचना पे पहुंचने पर वहाँ 3 व्यक्ति मिले। संदेह हालत में उनके थैले चेक किए गए तो कुछ मोबाइल वहाँ मिले और उनका नाम पता पूछे, जो दीपक मरावी, बंदरिया कुंडम, सुनील, हनुमान ताल और छोटू सेन नाम के व्यक्ति 29 क्षेत्र के मिले, जिनसे पूछताछ की गई और उनके कब्जे से 36 करीब 20 मोबाइल जो हैं वीवो के और बाकी मोबाइल सैमसंग और ओप्पो कंपनी के मिले हैं और ये लगभग 4 लाख रुपए के मोबाइल हैं, नए मोबाइल। पुलिस द्वारा आरोपियों से मोबाइल के बारे में पूछताछ की जा रही है।
और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।